गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन का आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे इस बार। कल तक मैंने आपको जल यहाँ तक पढ़ा दिया था कि इजराइल और भारत जैसे देशों में जो बारिश है वो बारिश का सेंटीमीटर दर के हिसाब से ज़्यादा होने के बाद भी भारत में पानी की कमी है। ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ तक समझा दी थी। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आगे देखो क्या बताया हुआ है कि आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। इस कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जैसे कि चैप्टर का नाम था जल संसाधन, इसमें हम जल से संबंधित जल के रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, जल के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमको ये बताया गया है कि जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे क्यों गिरता जा रहा है, क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी तेज हो गई है कि आज हर व्यक्ति स्पेशली जो किसान है वो अपने खेत पर एक तरीके से सिंचाई सुविधा बढ़ा लेता है, नलकूप लगवा कर वो अपनी खेती के संबंध में उत्पादन बढ़ा रहा है। लेकिन इस तरह की जो सुविधा तकनीक के द्वारा उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन आने वाली जो समस्याएं हैं वो बहुत ही गंभीर और भयंकर रूप ले सकती हैं। भूमि का स्तर दिन दिन नीचे गिरता जा रहा है और आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि भूमि में पानी बचे ही ना। तो इस कंडीशन के लिए किस प्रकार हमको जल स्तर को बनाए रखना है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। अब हम देख रहे हैं इसमें चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार आगे के टॉपिक में हमको क्या समझना है कि किस प्रकार जल का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है स्वतंत्रता के बाद। जो डेवलपमेंट हुए देश में उसके बाद से पानी का किस तरह उपयोग किया गया और इस कारण पानी का जो स्तर है वो बहुत कम हो गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए कारखाने खोले गए, उद्योगों का विकास किया गया और उद्योगों का विकास के साथ साथ लोगों का गांव से शहरों में काम करने के लिए गए। इससे शहरीकरण का भी विकास हुआ और विकास के अवसर भी प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन होती हैं कि एक कंपनी जो कई देशों में व्यापार करती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जगह जगह एक तरह से स्थापित की गई हैं जो बड़े स्तर से या बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। अब इन उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ रही हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो उनको अपने कामों को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी कौन सा यूज करते हैं, जो पीने का पानी है, जो विश्व में कुल देखा जाए 2.5% है पूरे विश्व में जो पीने योग्य है, उसी पानी का उपयोग ये करती हैं। इससे क्या होता है, इन कंपनियों के अंदर जो कार्य चलता है उस कार्यों के लिए बिना जल के कोई कार्य नहीं संपन्न हो सकता और कंपनी के कार्य को सुचारू चलाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक मात्रा में पड़ती है। दूसरी बात, कंपनी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की। तो ऊर्जा भी आजकल तकनीक के द्वारा जल से द्वारा पैदा की जा रही है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, जल पर दबाव बढ़ रहा है। एक तो काम के क्षेत्र में जल का उपयोग हो रहा है, ठीक है, दूसरा उसी जल से बिजली बनाई जा रही है। तो इस प्रकार जल का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जल की अत्यधिक आवश्यकता हो रही है। इस कारण जो पानी है उनका जो जल संसाधन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये और जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी अगर हम एक जो जानकारी के समय बताया गया है कि भारत में जितनी बिजली बनती है उसका 22% यानी 22% भाग जल से पैदा किया जाता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल ऊर्जा और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ती हुई है। हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण में देखो जल की आवश्यकता तो अधिक रहती है, साथ में जो विद्युत ऊर्जा होती है, क्योंकि कई उपकरण हर शहर के घरों में चलते हैं, तो उन उपकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी विद्युत शक्ति की। और विद्युत शक्ति की आवश्यकता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल की भी आवश्यकता पड़ती जाएगी।
अपितु इनसे संबंधित आम समस्याएं और भी गहरी हो गई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों कॉलोनियों पर नज़र डालें, अगर हम देखते हैं कि शहरों की तरफ जो शहरों में लोग रहते हैं तो पाएंगे कि अंदर उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आशय नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। जब हर मतलब शहरों में बताया गया कि सबके लिए पानी की अलग व्यवस्था है, तो इससे जितने भी ज़्यादा नलकूप स्थापित किए गए उससे क्या हो रहा है, ज़मीन के अंदर जो होल हो रहे हैं, मतलब जो गड्ढे हो रहे हैं, उससे पानी का स्तर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है और एक गंभीर समस्या को ये जन्म दे रहे हैं। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करेंगे जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता दुर्लभता है। अब आगे क्या बताया गया है, अभी तक हमने कहा कि पानी का किस प्रकार उपयोग हो रहा है। पानी का उपयोग फैक्ट्रियों में हो रहा है, शहरीकरण में हो रहा है और विद्युत ऊर्जा बनाने में हो रहा है, अन्य कई कामों से नलकूप स्थापित नई नई टेक्निक द्वारा पानी को निकालने के स्रोत बताए गए हैं और उससे पानी का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है और जिससे जल स्तर कम हो रहा है। अब आगे हमने इस टॉपिक में क्या बताया है कि ऐसे बहुत से राज्य या देश ऐसे हैं जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा है, पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी वहाँ पर पानी का संकट है। ऐसा क्यों है? तो पढ़े हम, यह दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकती है। यानी पानी की जो कमी है उस कमी का कारण एक ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो पाया जाने वाला पानी है वो कैसा है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब क्वालिटी की है, मतलब प्रदूषित है। यह पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने से बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। जैसा कि हमने ऊपर समझा था कि पानी का उपयोग फैक्ट्रियों में और फसलों में, अन्य कई कार्यों में हो रहा है, घरेलू कार्यों में, तो उनके कार्यों के द्वारा जो पानी गंदा होकर ज़मीन में जाता है, तो उस ज़मीन से जो उस ज़मीन का जब प्रदूषित पानी जाता है तो क्या होता है, मृदा प्रदूषित हो जाती है और पानी का जो धरातल है वो भी धीरे धीरे, उसमें जो पानी में पाए जाने वाले कण हैं वो भी क्या हो रहे हैं, प्रदूषित उस पानी को कर रहे हैं, जो पानी पीने के लिए उपयोग नहीं है। अब इसमें किस किस के द्वारा पानी, देखो अब औद्योगिक अपशिष्ट मतलब होता है कि जब उद्योग कार्य करते हैं तो उसके द्वारा जो कचरा निकलता है उद्योगों का, वो उद्योगों का कचरा पानी के द्वारा बहा दिया जाता है नदियों में या ऐसे फेंक दिया जाता है, तो उससे पानी प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशक, फसलों में जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है उससे भी पानी प्रदूषित होता है। इसके उर्वरक, इन सब चीज़ों के द्वारा पानी जो जल संसाधन है वो कैसे हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। तो पानी तो है लेकिन उस पानी का उपयोग पीने के लायक नहीं है, जिससे मानव का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, उसके जीवन को हानि पहुंच सकती है। तो इन सब कारणों से इन सब कारणों से क्या हो रहा है, जो पानी है वो कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। अब आगे हम पढ़ें, भारत की नदियाँ विशेषकर हम छोटी नदियों की बात करेंगे, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को पानी में बहा दिया जाता है, कई गंदगी को पानी में बहा दिया जाता है। इससे जो नदियाँ हैं वो कैसी हो गई हैं, एक तरह से जहरीली हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं। और ये नदियाँ जब बड़ी नदियों में जाकर मिलती हैं तो बड़ी नदियाँ कौन सी, जैसे गंगा यमुना जैसी नदियाँ भी कोई शुद्ध नहीं बची है, उनमें भी उनका पानी भी लगभग प्रदूषित हो गया है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हो गया, ये अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है। तो हम उसको समझ सकते हैं, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और ये दिन ब दिन ये जो प्रदूषण है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या का जो जीवन है यानी मानव जीवन है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे, आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल साधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। अब इतनी समस्या जब पैदा हो रही है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि हमें अपने जल को बचा कर रखना चाहिए। बारिश के जल को इस प्रकार उसका प्रबंधन किया जाए जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं,
स्वास्थ्य संबंधी खतरे से कई प्रकार की बीमारियों का जन्म हो रहा है। तो ये जन्म कहाँ से हो रहा है? हमारे द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही, जैसे प्रदूषित जल का प्रयोग करने से प्रदूषित वायु हो गई है, प्रदूषित मिट्टी हो गई है, तो इन सब का प्रभाव मानव जीवन पर ही पड़ता है। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं, जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से इस संसाधनों का ह्रास होता है। यानी जब जो प्रकृति द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं, अगर उनका उपयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो क्या होता है, ये संसाधन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उनकी कमी हमारे जीवन के लिए समस्या बन सकती है। पारिस्थितिक तंत्र संकट की समस्या पैदा हो जाती है, जिसका जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना में क्या है? सबसे पहले तो बहुउद्देशीय का मतलब समझ लें। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक उद्देश्य ऐसा उद्देश्य जिसमें कई उद्देश्य शामिल हो, यानी एक ऐसी योजना को बनाने से जिसमें कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, उसे हम बोलते हैं बहुउद्देश्य। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? हम मतलब जल को कैसे सुरक्षित रखें और कैसे उसको व्यवस्थित करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं, यानी पुरातत्व विभाग है, उनका मानना है कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय और झीलों के तटबंध और नहरें जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। मतलब हमारा जो भारत देश है उसमें पुराने समय से हमने जल को सींच के रखा है, मतलब समझो व्यवस्थित रखा है, एक संरक्षित करके रखा है। उसको किस प्रकार रखा है? पुराने समय में जो राजा महाराजाओं का समय था, उस समय पानी खेती की सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध बनाते थे, यानी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता उसको पानी को स्टोर करके रखा जाता था। और जलाशय में छोटे छोटे तालाब बनाए जाते थे, झीलें, तटबंध, ऐसी कई जल कृतियाँ थी जिसमें पानी को एकत्रित करके रखा जाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी की। आज हम देखते हैं कि जो कच्चे तालाब रहते थे या जो कच्चे बांध बनाए जाते, आज हमने इन्हीं चीज़ों को, यानी इनसे ही सीखकर हमने इनको बड़े रूप में बनाया है और एक बड़े रूप में परियोजनाओं का नाम देकर उनको परियोजना में क्या किया, बदला हुआ है, परिवर्तित किया हुआ है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जितने भी बाग, तालाब, बांध हैं, उनको हमने बड़े परियोजनाओं के नाम से उसको बड़े बांधों में परिवर्तित कर दिया है। अब आकर देखेंगे बांध के बारे में। जैसा कि हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करा गया, यानी प्राचीन समय से ही हम लोगों पानी को बचाने के प्रयास किए गए हैं। तो चंद्रगुप्त के समय इन सब चीज़ों के माध्यम से पानी को बचाया गया। कलिंग, नागार्जुन, बेन्नूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट कोर्ट में जल सप्लाई के लिए हौज बनाया। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं सिर्फ पानी को बचाने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है एक डैम है, हीराकुद डैम, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है और जिससे हम सिंचाई के लिए भी इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, जल विद्युत के लिए भी पानी का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़े बांध क्या है। बांध, जिसको हम बोलते हैं बांध क्या है और ये हमें जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कैसे सहायक है। पुराने समय से हम बांध को बनाते हुए आ रहे हैं। बांध नदियाँ और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते हैं। बांध हम क्यों बनाते हैं कि जो नदियों के द्वारा या जो पानी बहकर आ जाता है उस पानी को इकट्ठा किया जाता है और उस इकट्ठे पानी को साल भर उपयोग किया जाता है खेतों की सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और भी अन्य कई कार्यों के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती है, उस पानी का उपयोग हम बांध के पानी से उपयोग कर सकते हैं। आजकल सिर्फ बांध सिंचाई के लिए नहीं अपितु उनके कई उद्देश्य हो गए। यानी बांध का प्रयोग पहले सिंचाई के लिए होता था, लेकिन अब बांध हम केवल सिंचाई के लिए नहीं, सिंचाई के साथ साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना में बांध का नाम दिया गया है। यानी बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है कि एक योजना जिसके माध्यम से कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब एक योजना कौन सी हो गई, बांध परियोजना, लेकिन उसमें उद्देश्य कौन कौन से हैं,
जैसे सिंचाई करना, घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की पूर्ति करना, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए मनोरंजन, जहाँ पे बांधों पर मनोरंजन स्थान होता है वहाँ पर हम घूमने जाते हैं तो वो भी एक तरह से टूरिस्ट हो जाता है, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, तो इतने सारे कार्यों को हम एक योजना के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग सम्मिलित हैं, उदाहरण के तौर पर सतलुज प्यास बेसिन में भांगड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में भी समन्वय है। तो इस प्रकार बांध के बारे में बताया गया कि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया है और इसके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, अलग अलग बांधों के नाम इसमें बताए गए हैं। ये सारी चीज़ें हमको जल संबंधित परियोजनाओं के बारे में बताया गया है।